हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 6 की। और चलिए इसको वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा पिछली बुक में चैप्टर 6 था, बट ये जो 2023 और 24 वाला सेशन है उस टाइम पे ये हमारा है चैप्टर 5, बिकॉज ऑफ पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर हमारा रिड्यूस हो चुका है, राइट। तो चलिए समझते हैं चैप्टर क्या है आपका, लाइफ प्रोसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लाइफ प्रोसेस है वो एक्चुअली होता क्या है। तो लाइफ प्रोसेस होता है लाइफ जीने का तरीका, है ना। आप अपनी लाइफ में जीने के लिए वो कौन कौन से रूल्स हैं जिनको आप फॉलो करते हैं, और वो कौन कौन से तरीके हैं जिनको आप डेली लाइफ में रूटीन में लेते हैं, ठीक है। तो इसी में दो कॉन्सेप्ट और आते हैं, एक है लिविंग थिंग और एक है नॉन लिविंग थिंग। तो अगर अब मैं आपसे पूछने की कोशिश करूँ कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, तो आप मेरे को क्या बताएंगे। तो एक्चुअली लिविंग थिंग्स वो चीज़ें होती हैं जो चल फिर सकती हैं, सांस ले सकती हैं, मतलब रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर सकती हैं, और जिनको फूड की ज़रूरत पड़ती हो, जिनकी बॉडी ग्रोथ करती हो, और प्लस में जिनकी बॉडी में रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो। ये सभी फैक्टर्स बताते हैं कि वो बॉडी लिविंग है। अगर ये इनमें से एक या दो चीज़ें भी आपको दिख जाए तो आप कहेंगे वो चीज़ लिविंग है। इन केस आपको ये चीज़ें ना शो हों तो उस केस में आप क्या बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, नॉन लिविंग है। क्लियर। अब नॉन लिविंग में क्या होगा, उसकी फूड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसकी बॉडी ग्रोथ नहीं करेगी, और उसके बॉडी में कोई भी न्यूट्रिशन या कुछ भी उसकी बॉडी में प्रोसेस नहीं होगा इवन, ठीक है। तो ये सारी डिफरेंस हुए लिविंग और नॉन लिविंग्स के बीच में। अब अगर मैं आपसे बात करूँ, लिविंग में भी टू टाइप्स ऑफ थिंग्स आती हैं। फर्स्ट इज़ अ एनिमल, सेकंड इज़ अ प्लांट। तो जो एनिमल्स हैं वो किस कैटेगरी में थे, किस चीज़ को देखकर उनको कैटेगरी में डाला गया एनिमल की, वो कौन सी चीज़ें थी जिनको देखकर प्लांट की कैटेगरी में डाला गया, प्लांट्स को, ठीक है। तो कुछ चीज़ें थी, आप 9th क्लास में पढ़कर आए हैं कुछ थ्योरीज को, कि मतलब साइंटिस्ट थे अलग अलग जिन्होंने प्लांट को प्लांट में डाला। ये मैं एनिमल किंगडम की बात कर रही हूँ, जो आपने डाइवर्सिटी चैप्टर पढ़ा है 9th क्लास के अंदर, ठीक है, वहाँ की मैं बात कर रही हूँ। तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि उन्होंने किसको प्लांट की कैटेगरी में डाला, क्यों डाला, एनिमल्स की कैटेगरी में क्यों डाला, तो ये सब चीज़ें थी हमारी। तो यहाँ पर बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट ये था कि जो बॉडी अपना खाना खुद बनाएगी उसको हम बोलेंगे प्लांट्स, या जिनकी बॉडी के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा उसे हम बोलेंगे प्लांट्स। जिस बॉडी के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा उसको हम बोलेंगे कि वो प्लांट्स नहीं है, वो एनिमल्स है, या फिर वो क्या है, ऑटोट्रोप्स नहीं है, है ना। नॉन ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट तो है बट वो ग्रीन नहीं है। क्लियर। तो ये चीज़ें कहने का मेनली मोटिव था। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें तो एनिमल्स कौन से, जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होगा, उनकी बॉडी में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। अब यहाँ पर रूल आता है कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन बेसिकली क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फूड ऑफ कंपोनेंट होते हैं जिनकी ज़रूरत आपको डेली लाइफ में पड़ती है। और न्यूट्रिशन क्या होता है, जो हमारी डेली लाइफ में हमें ज़रूरत होती है आप उसको लेते हैं, यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किस तरीके से आप खाना लेते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन बेसिकली, न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है आपकी बॉडी में, तो आप बोलेंगे कि मैम न्यूट्रिशन की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है ताकि एक तो हम डेली लाइफ में जो भी हम वर्क मतलब डेली लाइफ में जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, डेली लाइफ में एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, जो भी आप काम करते हैं उस काम को कंप्लीट करने में आपके बॉडी की बहुत सारी सेल, बहुत सारे टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी। तो उनकी रिपेयरेंस और मेंटेनेंस के लिए हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। अब कितने टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, यानी यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो टू टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेकेंड होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो बॉडी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लेती है उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, जो बॉडी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लेती है उसे हम कहते हैं हेटरोट्रॉप्स। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज़ ऑटोट्रॉप्स, व्हाट इज़ हेटरोट्रॉप्स।
तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जिनकी बॉडी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। उसे हम कहते हैं क्या? ग्रीन प्लांट, यानी ग्रीन प्लांट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं, वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में क्लोरोफिल नहीं है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं करते हैं यानी कि उनकी बॉडी में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होगा। अब उन बॉडी को हम क्या बोलेंगे? उन बॉडी को आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वो हैं आपके नॉन ग्रीन प्लांट। अच्छा, जब भी आपसे बात करेंगे ना ऑटोट्रॉप्स की, याद रखना हमेशा ग्रीन प्लांट बोलोगे। अगर आपने सिर्फ प्लांट लिखा तो हो सकता है वो ऑप्शन गलत हो सकता है एमसीक्यू में आपको 2 ऑप्शन दे रखे हैं, एक प्लांट का एक ग्रीन प्लांट का, तो आपको ऑप्शन ग्रीन प्लांट ही टिक करना है। अगर आप नॉन ग्रीन को टिक कर देते हैं, सिर्फ प्लांट को टिक करते हैं, तो हो सकता है आंसर गलत हो जाए, क्योंकि ऑटोट्रॉप्स के अंदर सिर्फ ग्रीन प्लांट आते हैं और नॉन ग्रीन प्लांट हेटेरोट्रॉप्स के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। चलो, अब मैं बात करती हूँ आपसे हेटेरोट्रॉप्स की। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरी बॉडी के ऊपर डिपेंड होता है। अब यहाँ पर भी उसको फर्दर डिवाइड कर दिया गया है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक्चुअली क्या होता है, कहाँ पर इसको डिवाइड किया गया है? इसको 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डिवाइड किया गया है। पहला है जिसके अंदर सैप्रोफाइट्स, नेक्स्ट है सैप्रोफाइट्स, होलोजोइक, और एक है पैरासाइट्स। अब इन तीनों को समझते हैं कि आखिर ये क्या है। ठीक है, तो जो सैप्रोट्रॉप्स हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड लेते हैं एक डेड बॉडी से, यानी डेड बॉडी के ऊपर रहते हैं और उसी से अपना फूड लेते हैं, उसे हम कहते हैं सैप्रोट्रॉप्स। यानी कि एग्जाम्पल क्या होगा मैम इसका एग्जाम्पल है जैसे कि मशरूम हो गया, फंगई हो गई। जो फंगई, मशरूम, ये सभी एक डेड बॉडी पे रहते हैं। जैसे आपने देखा है ब्रेड वगैरह पे कई बार फंगी लग जाती है, तो वो क्या है? ब्रेड एक डेड है जिसके ऊपर वो फंगी सेटल हुई। ठीक है, यानी फंगी क्या है? एक नॉन ग्रीन प्लांट है। अगर वहीं मैं आपसे बात करूं जो मशरूम है ना, मशरूम एक कई बारी वुड यानी जो डेड होती है, सूखी हुई लकड़ी, उसके ऊपर मशरूम ग्रो कर जाते हैं, और मशरूम क्या है? नॉन ग्रीन प्लांट, जो कि एग्जाम्पल है सैप्रोट्रॉप्स का, या सैप्रोट्रॉप्स या सैप्रोफाइट्स इनको कहते हैं। नेक्स्ट है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि लिविंग बॉडी के ऊपर रहते हैं और उन्हीं से अपना खाना लेते हैं। ठीक है, और उसी से ही अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? पैरासाइट्स कहते हैं। अब मैम इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल बेसिकली क्या है? इसका एग्जाम्पल है आपका आप इसका एग्जाम्पल फ्लैटवॉर्म दे सकते हैं। फ्लैटवॉर्म क्या होते हैं? जो इंसान मतलब बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के अंदर रहते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म। लेस इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं जुएं, जो कि एक लिविंग बॉडी के ऊपर रहते हैं, वहीं से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। नेक्स्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर डाइजेशन भी होगा, इंजाइशन भी होगा, एसिमिलेशन भी होगा और एजाइशन भी होगा। ये सारे प्रोसेस जिस बॉडी के अंदर होंगे उसे हम बोलेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब क्या कहते हैं यहाँ पर आपका इंजाइशन क्या होता है? इंजाइशन बेसिकली सिर्फ फूड को अपने माउथ में डालना ही इंजाइशन कहलाता है। ठीक है, जब बॉडी के अंदर फूड जाता है तो माउथ में ही फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। फूड जैसे जैसे डाइजेस्ट होता है फिर वो स्टमच में जाता है, देन उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो वहाँ पर फूड में से जो अच्छे प्रोटीन्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। इसे कहते हैं एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी से एग्जिस्ट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, रिमूव हो जाता है, उसे हम कहते हैं एजाइशन। इंजाइशन फूड को सिर्फ अंदर लेना, एजाइशन बॉडी से रिमूव होना। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर 2 टाइप्स आते हैं। कौन कौन से? 3 आते हैं। एक तो ओमनिवोरस, कार्निवोरस, हार्बीवोरस। ओमनिवोरस क्या होते हैं? जो कि ग्रीन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के ऊपर डिपेंड होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम ओमनिवोरस। वहीं अगर मैं बात करूं हार्बीवोरस, हार्बीवोरस यानी हा से शुरू हो रहा है ना, तो आप ऐसे याद रख लो, हार्बीवोरस हरे प्लांट्स,
हरे प्लांट्स हार्बीवोरस, यानी जो लिविंग प्लांट्स को खाएंगे, यानी सिर्फ वो वेजिटेबल पे डिपेंड होंगे, वेजिटेरियन होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, हार्बीवोरस। और कार्निवोरस कौन से होते हैं, जो एक लिविंग बॉडी के ऊपर डिपेंड होते हैं। लिविंग बॉडी का मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म जो कि लिविंग है ना, जो कि मीट वगैरह खाते हैं, उनसे अपने न्यूट्रिशन को लेते हैं। देन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अच्छा मैंने आपको बता दिया है ओमनिवोरस, कार्निवोरस, हार्बीवोरस, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपसे बताने की कोशिश करूँ अमीबा, अमीबा भी होलोजोइक न्यूट्रिशन के थ्रू खाना लेता है, ठीक है। अमीबा क्या होता है, अमीबा एक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि पानी के ऊपर रहता है और उसी से ही छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को गेन करता है अपनी बॉडी में। और कहाँ से गेन करेगा, क्या उसके पास मैम पर्टिकुलर कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, नो, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता उसके पास, सिर्फ एक सरफेस होता है, यानी उसकी एक बाउंड्री होती है जिसके थ्रू वो फूड लेता है, ठीक है। यानी उसके पास जो उसका स्ट्रक्चर होता है, मैं स्ट्रक्चर बता देती हूँ आपको, कुछ इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है, इसमें एज अ कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू वो फूड के पास जाता है, ठीक है। और उसकी जो वॉल्स होती है ना, साइड की दीवारें, वो फ्लेक्सिबल होती हैं, और ये जो दीवारें होती है इसके थ्रू एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उसके बाद उस फूड के पास जाता है। जब वो उस फूड के पास जाता है तो क्या होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उसी को कहते हैं सूडोफोडिया, जिसके थ्रू जो क्या कहते हैं अमीबा है वो फूड को लेता है अपनी बॉडी में। और जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है वो उसकी बॉडी से उन्हीं वॉल के थ्रू रिमूव हो जाता है, जिसे हम कहते हैं एजाइशन। क्लियर। तो ये तो हुआ अमीबा का पूरा प्रोसेस, ठीक है। मैं आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन बता चुकी हूँ, मैं आपको टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉप्स हेटेरोट्रॉप्स बता चुकी हूँ, मैं आपको अभी अमीबा के बारे में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि हमारा एक मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक सेकंड में आपको बताती हूँ हम अब क्या पढ़ेंगे। चलो हम लोग पढ़ते हैं रेस्पिरेशन के बारे में। तो आप मेरे को बताओ रेस्पिरेशन क्या होता है। तो बेसिकली रेस्पिरेशन होता है सांस लेना और सांस छोड़ना। क्या होगा, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, है ना, सांस को लेना और सांस को छोड़ना रेस्पिरेशन कहलाता है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो यही रेस्पिरेशन होता है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ क्या एनवायरनमेंट में सिर्फ ऑक्सीजन है? तो आप कहेंगे नो मैम, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है। फिर क्या है यहाँ पर? आप कहेंगे मैम हमारे एनवायरनमेंट में एयर है जिसको हम मिक्सचर ऑफ गैसेस कहते हैं, ठीक है। अब मिक्सचर ऑफ गैसेस में सिर्फ ऑक्सीजन की बात तो आपने नहीं करी। इसका मतलब जब हमने ब्रीथ इन करा था तो उस टाइम पे हमने सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लिया था, उस टाइम पे हमने एयर को अपने अंदर लिया था। इसका मतलब एयर को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करना ही रेस्पिरेशन कहलाता है। अगर मैं आपसे बात करूं रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या होता है, रेस्पिरेशन में हम जो खाना खाते हैं वो खाना एक ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। वही ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एटीपी को ही एनर्जी कहते हैं, प्लस में हीट। ये हीट वाला कॉन्सेप्ट आपको याद आ रहा होगा, चैप्टर फर्स्ट में मैंने आपसे बात करी थी कि रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं क्योंकि इसमें हीट रिलीज होती है। बिल्कुल सही, वहीं पर ही क्लियर हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ कोई बात नहीं, यहाँ पर भी हमने चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी ज़रूरत हमारी बॉडी में नहीं है, इसका मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिमूव हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए। जो वाटर के मॉलिक्यूल बने थे वो वाटर के मॉलिक्यूल क्या थे मैम, वही वाटर के मॉलिक्यूल हमारी बॉडी से निकलते हैं। अभी देखो ये गर्मियाँ हैं, गर्मियों के टाइम पे हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो हमारे नोज़ के थ्रू बाहर निकलते हैं, माउथ के थ्रू बाहर निकलते हैं, वो इवापोरेट हो जाते हैं जल्दी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यही चीज़ अगर सर्दियों में होती है, आपने देखा सर्दियों के टाइम में क्या होता है, जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे मुंह से एक धुआं निकलता है, नोज से भी कई बार ऐसा होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही हम वहाँ पर अपने बॉडी से उसको सांस को बाहर छोड़ते हैं तो जो छोटे छोटे वेपर्स होते हैं वो कंडेंस्ड हो जाते हैं, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत डाउन रहता है। कंडेंस्ड होने की वजह से हमें वो ऐसा दिखने लगते हैं, किसके तरीके से, टीनी ड्रॉपलेट जो एक तरीके से फॉग बनाते हैं। इसी वजह से वो चीज़ें हमें सिर्फ सर्दियों में दिखती हैं, गर्मियों में बिल्कुल नहीं दिखती, ठीक है।
अब यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर हो गई कि मैम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनते हैं, प्लस में यहाँ पर होता है एटीपी। अब मैम एटीपी क्या है यहाँ पर? एटीपी है एनर्जी, फुल फॉर्म क्या होगी? एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट ग्रुप, जो कि होता है एटीपी। आपने 9th क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है मैम? माइटोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस ऑफ द सेल, जहाँ पर एटीपी फॉर्म होती है। एटीपी क्या होती है? एटीपी होता है करेंसी ऑफ एनर्जी। जैसे हम किसी सामान को खरीदने के लिए पैसों का यूज़ करते हैं, सेम उसी टाइप से हमारी बॉडी जब कोई काम करती है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते टाइम पे मेरी कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च हो रही होगी, तो वो जो एनर्जी खर्च हो रही है वो एटीपी की फॉर्म में खर्च हो रही है। ठीक है, इसका मतलब एटीपी को कहते हैं करेंसी ऑफ एनर्जी। अब ये बनती कहाँ है? बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसका मतलब रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? बिल्कुल सही, रेस्पिरेशन का प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। अब हमारे बॉडी में 2 टाइप्स ऑफ, अच्छा एक चीज़ और मैंने अभी बोली थी, ग्लूकोज। क्या आप सभी को पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। जो एटीपी बनती है, नॉर्मल ऑक्सीजन जब हमारी बॉडी को मिल जाता है, हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है, उसमें से हमारी बॉडी को चाहिए होता है ऑक्सीजन। हमारी बॉडी का जो ग्लूकोज है वो उसी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एटीपी बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। ये चीज़ क्लियर है। बट एटीपी मैम कितने एटीपी बनते होंगे? जब एक ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, एक ग्लूकोज टूटता है, तो उस टाइम पे हमारे 38 एटीपी ऑफ मॉलिक्यूल बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि डिफरेंट पाथवे किस किस तरीके से ये क्या कहते हैं ब्रेकडाउन होता है। पहला ब्रेकडाउन होता है जहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है बट ऑक्सीजन प्रॉपर मिल जाए, यानी ऑक्सीजन की ज़रूरत है पर ऑक्सीजन मिल गई, तो वो तो वही प्रोसेस है जो मैंने आपको अभी बताया। इन केस ऑक्सीजन की ज़रूरत है बट हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। अब ये कौन सा केस है मैम? हमारी बॉडी में जब हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है बट ऑक्सीजन ना मिल पाए, उस टाइम पे क्या होता है कि हमारी बॉडी में जैसे आप, अगर मैं आपको एग्जांपल की बात करूं, आपने एकदम से क्या हुआ, आपको कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई, ऐसा कुछ काम आ गया, आप वैसे चलते नहीं हो बट आपको अचानक से 3 से 4 किलोमीटर चलना पड़ गया, या आपने कुछ अचानक से सडन एक्टिविटीज़ कर ली, कोई सडन वर्कआउट कर लिया, तो उस टाइम पे क्या होता है, आप बोलते हैं कि आपके मसल्स में पेन हो रहा है। वो पेन क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके बॉडी को, आपके मसल्स को जो ऑक्सीजन चाहिए थी, वो सडन एक्टिविटीज़ की वजह से ज़्यादा एटीपीज खर्च हुए और वो ऑक्सीजन प्रॉपरली उसको नहीं मिला। उस केस में आपकी बॉडी में पेन होने लग जाता है। ठीक है, जो ये पेन होता है, ये पेन क्यों होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाई। बट आप देखते हैं कुछ दिनों के बाद वो जो जगह होती है जहाँ पर आपको पेन हो रहा होता है, वो चीज़ बिल्कुल ठीक हो जाती है। रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ पर जो ऑक्सीजन की कमी हुई थी वो ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में मिल चुका होता है, जिस वजह से आपको पेन बिल्कुल ठीक हो जाता है मसल्स में। और इसे ही हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, हमारी बॉडी को बड़ा ऑक्सीजन नहीं मिली, उस टाइम पे हमारी बॉडी में कितने एटीपीज फॉर्म होते होंगे? उस टाइम पे हमारी बॉडी में सिर्फ 4 एटीपीज ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। कितने? सिर्फ 4 एटीपीज जो हैं बनते हैं। यहाँ सॉरी, इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, 4 नहीं, सिर्फ 2 एटीपी बनते हैं। जब प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता है तो 38 एटीपी बनते हैं। जब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है उस टाइम पे सिर्फ 2 एटीपी बनते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी उनकी बॉडी में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता होगा। बिल्कुल सही, उनकी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसका मतलब मैम कितने एटीपी बनते होंगे? सिर्फ 2 एटीपी बनते हैं। क्लियर? अब मैंने आपको डिफरेंट पाथवे तो समझा दिया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि मैंने यहाँ पर 2 वर्ड बोले थे, एरोबिक और एनारोबिक। ये भी 2 टाइप ऑफ, यही है मेनली 2 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? देखो एक सेकेंड। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, यानी कि दोज रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टेक्स प्लेस होता है उसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन।
वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं होता, यानी ऑक्सीजन के एब्सेंट में होता होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये हमारा साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों जगह टेक्स प्लेस हो सकती है ये रिएक्शन। बट अगर मैं वहीं बात करूं, एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ हमारे साइटोप्लाज्म में होता है। नेक्स्ट है, अगर मैं आपसे बात करूं कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है इसके अंदर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, यानी पूरी तरीके से ग्लूकोज टूट जाता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ये कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हो पाता, यानी इनकम्प्लीट या पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। पार्शियल का मतलब होता है थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होते हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं एनारोबिक के अंदर अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी चीज़ें फॉर्म होती हैं इस प्रोसेस के अंदर। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर 38 ATPs बनते हैं, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर कितने ATPs बनते हैं, उसमें बनते हैं सिर्फ 2 ATP। और एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद जो 673 केल्विन एनर्जी प्रोड्यूस होती है, पर एनारोबिक के अंदर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि पार्शियल जो ब्रेकडाउन होता है उसकी वजह से सिर्फ कितने 21 कैलोरी ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और इसकी रिएक्शन नीचे आपको दे ही रखी है, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो कॉमनली सभी ऑर्गेनिज्म में फाइंड होता है, क्योंकि सभी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करते हैं। बट एनारोबिक रेस्पिरेशन में कुछ ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, इस टाइप के कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं। और ये हमारी मसल्स में भी हमें देखने को मिलता है, जो मैंने आपको बोला था सडन एक्टिविटी, ये वही है। क्लियर, चलो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है। हाँ, तो ह्यूमन बीइंग में जो रेस्पिरेशन होता है इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले ध्यान रखिए हमारी नोज़ के थ्रू हम ब्रीथ इन करते हैं। नोज़ के बाद आती है हमारे क्या, फेर्नेक्स। फेर्नेक्स क्या होता है मैम, फेर्नेक्स वो पार्ट होता है जो हमारी नोज़ पाइप और माउथ पाइप को जोड़ता है। आपने देखा होगा कई बारी जब हम नोज़ में ड्रॉप डालते हैं या माउथ में कुछ भी ड्रॉप डालते हैं, वो हमारे मुंह में हमें थोड़ा कड़वा फील होता है। क्यों? क्योंकि नोज़ पाइप माउथ पाइप आपस में कनेक्टेड होती है। कई बारी जब हमें कोल्ड होता है तो हम नोज़ से सांस लेते हैं और मुंह से भी सांस ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये दोनों पाइप होते हैं कनेक्टेड होते हैं, है ना, कोई दिक्कत हमें नहीं देखने को मिलती। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि नोज़ पाइप और माउथ पाइप को जो जोड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लाइडनेक्स कहते हैं। इसके जस्ट नीचे फेर्नेक्स था वो, उसके जस्ट नीचे होता है आपका लाइडनेक्स। लाइडनेक्स को कहते हैं वॉइस बॉक्स। लाइडनेक्स को क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं। वॉइस बॉक्स को आई थिंक यही वोकल कॉर्ड भी है, ठीक है, जिसके थ्रू आप साउंड प्रोड्यूस होती है, ये सब भी। और यहीं पर ही हमारा इसी पे कार्टिलेज की लेयर चढ़ी हुई होती है जिसे हम कहते हैं एडम एप्पल। एडम एप्पल सिर्फ मेल बॉडी में प्रेजेंट होता है, फीमेल बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता एडम एप्पल, ठीक है। ये वही है जिसकी वजह से आपने देखा होगा मेल की आवाज़ थोड़ी सी भारी हो जाती है और यहाँ पर कुछ गले में बाहर निकला हुआ रहता है, ये वही पोर्शन है, ठीक है। चलो, इसके बाद लाइडनेक्स के जस्ट नीचे आता है एपिग्लॉटिस स्विच। अब ये एपिग्लॉटिस स्विच बेसिकली होता है क्या, एक तरीके से ढक्कन जैसा, एज अ स्विच जैसा होता है एपिग्लॉटिस। ये मस्कुलर ऑर्गन है, ये बेसिकली हमारा विंड पाइप और फूड पाइप के जस्ट ऊपर होता है। इसका फंक्शन क्या है, जब हम सांस लेते हैं तो ये होता है फूड पाइप के ऊपर, ताकि ईजिली हमारी जो एयर है वो बॉडी में जा सके, है ना, लंग्स तक पहुंच सके। और जो जब हम सांस नहीं ले रहे होते, हम खाना खा रहे होते हैं, उस टाइम पे ये होता है हमारा कहाँ पर, विंड पाइप के ऊपर, ताकि जो हमारा खाना है वो विंड पाइप में ना जाए। और प्लस में कई बार आपने देखा होगा, आप बोलते हुए खाना खाते हैं तो आपका खाना कई बार आपको ऐसा लगता है गले में फंस गया, फिर आप पानी पीते हैं, उस टाइम पे आपको फील होता है कि कुछ ऐसा लग रहा है कि सांस लेते हुए कुछ चला गया है। तो ये इतना ज़्यादा डेंजरस होता है, अगर आपका फूड गलती से फूड पाइप की जगह विंड पाइप में चले जाए तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। क्लियर? इसी वजह से बोला जाता है खाना खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए, प्रॉपर्ली शांति से खाना खाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा ट्रैकियल ट्यूब। अच्छा मैम, ये ट्रैकियल ट्यूब क्या होता है? ट्रैकियल ट्यूब को ही विंड पाइप कहते हैं। ट्रैकियल ट्यूब को ही क्या कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं। अगर आप इनकेस कभी भूल जाओगे ट्रैकियल ट्यूब, तो उस टाइम पे आप उसको विंड पाइप लिख सकते हो, ठीक है।
विंड पाइप जब पहली बार डिवाइड होती है, विंड पाइप ऐसे आ रही थी सीधी, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। जब ये पहली बार इसका डिवीज़न होता है तो इसे हम कहते हैं ब्रोनकाई। क्या कहते हैं? ब्रोनकाई कहते हैं। जब इसका पहली बार डिवीज़न हुई, जब दोबारा से इसका डिवीज़न होता है तो इसे हम कहते हैं ब्रोनक्यूल्स। क्या कहते हैं? ब्रोनक्यूल्स। पहला है ब्रोनकाई, सेकेंड है ब्रोनक्यूल्स। जब इसका लास्ट टाइम डिवीज़न होता है तो उसमें सैक लाइक, बलून लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, और ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है इसी को हम कहते हैं एल्बियोली। क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं एल्बियोली, बलून लाइक स्ट्रक्चर। जब हम सांस लेते हैं ना, ब्रीथ इन, तो ये जो एल्बियोली होती है फूल जाते हैं, फिर जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो एल्बियोली सिकुड़ जाते हैं। तो ये चीज़ें होती है यहाँ पर। ये प्रोसेस कहाँ होता है मैम? जो ये मैंने आपको बताया था, पहले विंड पाइप होती है, 2 पार्ट्स में टूट जाती है तो इसे कहते हैं ब्रोनकाई। जब ये फर्दर टूटती है तो इसे कहते हैं हम ब्रोनक्यूल्स। जब ब्रोनक्यूल फर्दर डिवाइड होते हैं तो बलून जैसा बना लेते हैं। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ये चीज़ें जब पहली बार टूटता है तो 2 लंग्स से कनेक्ट हो जाता है। जो ये हमारे लंग्स होते हैं, देखो जो हमारे ये वाला लंग होता है ना, इधर वाला, इसे हम कहते हैं लेफ्ट लंग, इसे कहते हैं राइट। ठीक है? यानी ये मेरा सीधा हाथ है पर मैं इसको बोल रही हूँ लेफ्ट, और ये मेरा उल्टा हाथ है पर मैं इसे क्या बोल रही हूँ? राइट बोल रही हूँ। ठीक है? ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, आपको भी ये चीज़ ध्यान रखनी है। बेसिकली हमारा जो जो लेफ्ट लंग होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, और राइट लंग क्या होता है? बड़ा होता है। देखो मैंने आपको डायग्राम में भी शो कर रखा है, यहाँ पर जो लंग है थोड़ा सा इधर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लंग है उसकी वजह, हार्ट है, हार्ट की वजह से हमारा जो लंग है लेफ्ट वाला वो थोड़ा सा छोटा होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा हार्ट होता है। अच्छा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि हार्ट कहाँ पर होता है तो आप क्या बोलेंगे मेरे को? सेंटर में, या लेफ्ट में, या राइट में? तो जो हमारा हार्ट है वो बेसिकली लेफ्ट में होता है। रीज़न क्या है? क्योंकि वैसे तो हमारा हार्ट सेंटर में होता है, बिल्कुल सेंटर में होता है, पर इसकी जो शेप और हार्ट बीट के वजह से हमें ऐसा फील होता है कि हमारा लेफ्ट में होता है हार्ट। क्लियर? तो ये चीज़ें होती हैं। और ये जो हमारा लंग होते हैं, लंग के ऊपर एक पतली सी एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को बोला जाता है प्लूरा। क्या बोला जाता है? प्लूरा। और इसी प्लूरा की वजह से जो लंग्स की स्टडी है इसको बोला जाता है प्लमोनोलॉजी। क्या बोला जाता है? प्लमोनोलॉजी इसकी स्टडी को कहते हैं। और जो डॉक्टर्स होते हैं ना लंग्स वाले, वो उनको कहते हैं प्लमोनोलॉजिस्ट। यही चीज़ प्लमनरी वीन्स, प्लमनरी आर्टरीज आपने सुना होगा। मैं आपको दोबारा से बताऊंगी जब हम ह्यूमन हार्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है? आई होप आपको ये रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया हो। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। देन इसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक आपका क्या है? चलो अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं ह्यूमन हार्ट। मैं कोशिश करूंगी इसी वीडियो लेक्चर के अंदर आपका ये पूरा चैप्टर कवर अप करवा दूं और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है? आपको इस वीडियो के बाद कुछ और अलग से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आप हरियाणा बोर्ड से हो चाहे आप CBSE बोर्ड से हो। क्लियर? और चैप्टर की वीडियोस भी मैंने अपने चैनल पे डाली हुई हैं, अगर आपको आप प्लेलिस्ट भी बनी हुई है बाकायदा, वहाँ चेक कर सकते हैं। और अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपको नहीं समझ आ रहा, कोई ट्रिक आपको चाहिए, तो वो चीज़ आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस चीज़ के बारे में ज़रूर रिकमेंड करूँगी। ठीक है? चलो अब हम बात कर लेते हैं किसकी? ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो एक सेकेंड। हाँ, देखो जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है, आपको पता है जो ह्यूमन हार्ट है उसका साइज़ क्या होता है? वो एक फिस्ट लाइक साइज़ होता है। फिस्ट का मतलब क्या होता है? हमारी मुट्ठी जितने आकार का होता है ना? एक ह्यूमन बॉडी के मुट्ठी जितने आकार का ये होता है। ये जो मैंने आपको डायग्राम दिखा रखा है यहाँ पर, आप इसी डायग्राम को बना सकते हैं। ये डायग्राम आपका बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूँ, लखमीर सिंह की बुक में यही डायग्राम आपको शो कर रखा है, तो आप इसको कर सकते हैं। तो देखो जो आपका डायग्राम है ह्यूमन हार्ट का, इसके अंदर टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं मैम? टोटल 4। 2 अपर चैम्बर, 2 लोअर चैम्बर। तो जो अपर चैम्बर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अपर चैम्बर को हम कहते हैं एट्रियम, और लोअर चैम्बर को हम कहते हैं वेंट्रिकल। ठीक है? अपर चैम्बर को क्या कहते हैं हम? एट्रियम, और नीचे वाले चैम्बर को कहते हैं वेंट्रिकल्स। बीच में एक मोटी सी दीवार होती है, उस मोटी सी दीवार को आप क्या कहते हैं? उस मोटी सी दीवार को आप कहते हैं सेप्टम, जो हमारे लेफ्ट हार्ट और राइट हार्ट को सेपरेट करती है। अब इधर वाला पोर्शन होगा लेफ्ट और इधर वाला पोर्शन होगा राइट। ये चीज़ तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको लंग्स वाले पोर्शन में भी बताया है। ठीक है? तो अब यहाँ पर आइए। ठीक है? अब बेसिकली होता क्या है, मैंने आपको बोला हार्ट के टोटल 4 चैम्बर हैं। सबसे पहले हमारी बॉडी में मैं आपको फंक्शन बता रही हूँ राइट साइड का। ठीक है?
राइट साइड के अंदर हमारे बॉडी का किसी भी पार्ट से जो ब्लड लेकर आ रहा है, हार्ट के अंदर जो एंटर होगा ब्लड, वो ब्लड कौन लेकर आएगा? वो ब्लड लेके आती हैं वीन। कौन लेकर आती है? वीन। वीन की स्पेलिंग में VEIN आ रहा है। इन से याद रख लो, हार्ट में इन करवाएगा। हार्ट में इन कौन करवाएगा? वीन करवाएगा। यानी सारे बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके कौन लेकर आ रहा है? वीन लेकर आ रही हैं, जो कि कहाँ लेकर आई है? हार्ट के अंदर। कौन से चैम्बर में? अपर चैम्बर में। कौन सा साइड? राइट साइड। ठीक है। और राइट साइड पे जितना भी ब्लड आएगा ना वीन्स के थ्रू, वो सारा ब्लड होगा इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड को ही आप कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड भी कहते हैं, है ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं है। कौन सा ब्लड है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। क्लियर? तो ये सारा ब्लड अपर चैम्बर जब तक फिल नहीं होगा, ध्यान रखना, जब तक अपर चैम्बर फिल नहीं होगा ब्लड नीचे नहीं आएगा। अब अगर ऊपर वाला चैम्बर मैम फिल हो जाता है, एट्रियम फिल हो जाता है, तो क्या होगा? तो उस टाइम पे ये होगा, इसके जस्ट नीचे देखो, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में आपको वॉल्व दिख रहे होंगे। ये जो वॉल्व हैं, ये कुछ वॉल्व ऐसा दरवाजे की तरीके से काम करते हैं। जैसे हमारे घर में दरवाजे होते हैं ना, हम उसको गेट खोलते हैं, अंदर आ जाते हैं, तो वो जो दरवाजे होते हैं इसी तरीके से वर्क करते हैं। यानी कि जब वो पूरा चैम्बर फिल हो जाता है, वो ओपन होते हैं, सारा ब्लड कहाँ आ जाता है? नीचे। कहाँ पर? वेंट्रिकल में। तो जो ये सारा ब्लड नीचे आया, अब आप बोलेंगे मैम क्या ये ब्लड ऊपर नहीं जा सकता? बिल्कुल नहीं। अगर ब्लड वेंट्रिकल में आ गया है तो ये सारा ब्लड वापस बैक नहीं जाएगा। फिर ये ब्लड मैम कहाँ जाएगा? ये ब्लड आर्टरीज के थ्रू उस चैम्बर से बाहर निकल जाएगा। अब जब ये ब्लड बाहर निकला तो ये कौन सा ब्लड है? ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी प्योर ब्लड नहीं है बिल्कुल भी। तो जब ये ब्लड यहाँ से बाहर निकला, कहाँ जाएगा? अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखो, आर्टरीज की जो वॉल होती हैं बहुत मोटी होती हैं, वीन्स की जो वॉल होती हैं बहुत पतली होती हैं, नैरो ट्यूब्स होती हैं, और जो आर्टरीज होती हैं उसकी ट्यूब्स मोटी होती हैं। अब जो आर्टरीज हैं वो ब्लड को लेकर जाती हैं कहाँ पर? लंग्स के पास। क्यों लेकर जाती हैं? क्योंकि लंग्स में ही गैसेस का एक्सचेंज होता है। जो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के पास जाके वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकल जाएगी और ऑक्सीजन उसमें मिक्स हो जाएगी। ठीक है। इस जो आर्टरीज ब्लड को लंग्स के पास लेकर गई थी, उस आर्टरी को हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है। उसके बाद जो ब्लड है, लंग्स से ब्लड को कौन लेकर जाएगा? हार्ट के अंदर। मैंने आपको बताया था इन से क्या याद रखेंगे? हार्ट में इन करवाएगा। कौन इन करवाएगा? विन। अब मैंने बताया कि लंग्स से ब्लड को लेकर आएगा और हार्ट के अंदर कौन लेकर जाएगा, तो आपके पास आंसर होगा कि मैम विन ही लेकर जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, जब आप क्लास लेते हैं तो उस टाइम पे अपनी नोटबुक साथ लेकर बैठिएगा, क्योंकि जो सारी चीज़ें हैं सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा जब तक आप उसको अपनी नोटबुक में नोट नहीं करेंगे। ठीक है। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है कि फास्ट हो रही है वीडियो, तो आप इसको बैक करके देख सकते हैं। वीडियो हमेशा के लिए आपके पास रहने वाला है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो आगे चलो। तो जो ब्लड आया है वीन्स के थ्रू कहाँ आएगा? अपर चैम्बर में आएगा, जिसको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स, सॉरी एट्रियम। एट्रियम में जो ब्लड आएगा वो ब्लड प्योर ब्लड है। इसका मतलब हम इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। इसमें भी वॉल्व लगे हुए होते हैं। जब ये वॉल्व ओपन होते हैं तो ब्लड कहाँ जाएगा? नीचे वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड आया होगा? प्योर ब्लड आया होगा। अब ये प्योर ब्लड किसके थ्रू बाहर जाएगा? आर्टरीज के थ्रू बाहर जाएगा। अब ये जो आर्टरीज के थ्रू ब्लड बाहर गया है, कहाँ जाएगा मैम? ये बॉडी के अदर पार्ट में चला जाएगा, जहाँ पर भी ब्लड की नीड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। अब एक और चीज़ ध्यान रखो, जो राइट साइड में वॉल्व लगे होते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये हमारे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बिटवीन होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ फिर लेफ्ट साइड पे कौन से वॉल्व होते हैं? लेफ्ट साइड पे जो वॉल्व होते हैं उन्हें हम कहते हैं डाइकस्पिड वॉल्व। डाइकस्पिड वॉल्व कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बिटवीन। मैम कैसे याद रखेंगे? हम तो कंफ्यूज हो रहे हैं इस चीज़ में। वॉल्व तो समझ गए, पर ट्राई और डाई में कंफ्यूज। याद रखो, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राई TRI, इसमें आर आ रहा है। आर को रिलेट कर लो राइट से, यानी ट्राइकस्पिड वॉल्व राइट साइड पे होंगे और डाइकस्पिड वॉल्व लेफ्ट साइड में होंगे। ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ।
अच्छा, एक चीज़ और मैंने अभी बताई थी ना कि जो लंग्स से ब्लड को लेकर आ रहा था, कौन लेके आ रहे थे? वेन्स। इसीलिए वेन्स को क्या बोलेंगे? उस वेन को हम बोलेंगे पल्मोनरी वेन, ठीक है। अब एक और चीज़ ध्यान रखो, जो हमारे हार्ट होते हैं उसके अंदर कार्डिक मसल्स होते हैं। इसी वजह से हार्ट की स्टडी को बोला जाता है कार्डियोलॉजी, और हार्ट के डॉक्टर को बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट को समझो कि जो डॉक्टर्स लोग यूज़ करते हैं ना, स्टेथोस्कोप कान में ऐसे लगाते हैं, उसके बाद चेक करते हैं हार्ट बीट, तो उसे कहते हैं स्टेथोस्कोप। अब ये जो साउंड है, आपने सुना होगा, आप ऐसे बोलते हैं हमारे हार्ट में से साउंड आ रही है धक धक। एक्चुअली वो धक धक की साउंड नहीं होती है, वो साउंड होती है लब डब। अब ये साउंड कैसे आती है? जब ट्राइकस्पिड वॉल्व जो राइट साइड पे होते हैं, जब ये ओपन होते हैं तो इनमें से एक साउंड आती है जिसे हम कहते हैं लब, और जब लेफ्ट साइड के वॉल्व ओपन होते हैं तो साउंड आती है डब। ये दोनों मिलके एक साउंड बनाते हैं लब डब, लब डब, लब डब। यही साउंड को हम बोलते हैं धक धक। अब आपको लग रहा होगा मैम, जब ये वॉल्व क्लोज होते हैं तो तब भी क्या कोई साउंड आती है? नो, तब कोई साउंड नहीं आती। जब हमारी बॉडी हेल्थी होती है, हम बिल्कुल अच्छे होते हैं, स्वस्थ होते हैं, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी से लब डब की साउंड आती है। पर जब हम बीमार होते हैं तो उस टाइम पे हमारी बॉडी से ये जो लब डब वाली साउंड है ये मर मर में बदल जाती है, यानी जो हमें साउंड आती है मर मर, जो डॉक्टर्स लोग चेक करते हैं स्टेथोस्कोप की हेल्प से। क्लियर? ठीक है। और जो हमारे हार्ट की जो हार्ट बीट होती है वो 72 पर मिनट होती है। 1 मिनट में 72 बार हमारा हार्ट बीट करता है। ये ब्लड का सर्कुलेशन हमारी बॉडी में। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखो, हमारे हार्ट को एक हम मेन सर्कुलेटरी ऑर्गन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन सर्कुलेटरी ऑर्गन इसको कहते हैं। और इसके अंदर बाकी अदर ऑर्गन्स आते हैं, वीन्स, एट्रियम, वेंट्रिकल, वॉल्व, ये सभी इसी के पार्ट्स हैं। जब हमारी बॉडी का सारा ब्लड इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है तब ये फूल जाता है, जब ये सिकुड़ता है सारे ब्लड को बाहर छोड़ देता है। यही प्रोसेस इसमें कंटिन्यूस होता रहता है। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। आई होप आपको ह्यूमन हार्ट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया हो। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं जो कि है डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम को वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले जब आप खाने को अपने मुंह में डालते हैं तो सिर्फ खाने को मुंह में डालना कहलाता है इंजाइशन। ठीक है, क्या कहलाता है? इंजाइशन कहलाता है। हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं टीथ, सलाइवा, टंग, ये सभी चीज़ें प्रेजेंट होते हैं। जब आप खाने का टुकड़ा मुंह में डालते हो ना, सिर्फ हाथों से मुंह में डालना ही इंजाइशन कहलाता है। और जैसे ही आप खाना मुंह में डालते हैं, अब आपसे कोई पूछे कि डाइजेशन कहाँ होता है, आप क्या बोलेंगे? स्टमच में। बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि जो डाइजेशन होता है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है बेसिकली। ठीक है, हमारे माउथ में टीथ प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है आपका इंसीजर, जो टीथ हमारे आगे वाले टीथ होते हैं ना, 4, 2 ऊपर वाले, 2 नीचे वाले दांत, सामने बिल्कुल फ्रंट वाले, इसे हम कहते हैं इंसीजर टीथ। क्या कहते हैं? इंसीजर टीथ। उसके बाद आते हैं कैनियन। कैनियन टीथ वो होते हैं जो ये नुकीले से दांत होते हैं ना हमारे माउथ में, उसे हम कहते हैं कैनियन टीथ। ठीक है, उसके बाद है प्रीमोलर। उसके सबसे लास्ट वाले जो दांत होते हैं ना, जो फाइन ग्राइंडिंग के लिए यूज होते हैं, उसे हम कहते हैं मोलर। ठीक है, इंसीजर, कैनियन, प्रीमोलर और मोलर। कैसे याद रखेंगे? ICPM, ICPM, ICPM। लाइन याद रखो। मैंने PM को देखा। देखो, वैसे तो मैं C4 कैट वाला C है, पर मैंने आपको रिलेट करने के लिए SEE वाला बताया है, ICPM। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? 2 1 2 3, 2 1 2 3। इसका मतलब क्या हो गया? इंसिजर टीथ के ICPM के नीचे जस्ट लिख दो 2 1 2 3। इसका मतलब ये अपर जॉ की बात कर रही हूँ। इंसिजर टीथ होते हैं टोटल 2, मतलब हाफ की बात कर रही हो। ठीक है, तो इंसिजर टीथ देखो, अपर चैम्बर, अपर वाला हमारा जॉ और हाफ, यानी अपर जॉ की अगर मैं बात करूँ टोटल 4 होते हैं इंसिजर, 2 होते हैं कैनियन, प्रीमोलर होते हैं 4 और मोलर होते हैं 3। इनका डबल कर लेना। और ये जो टोटल टीथ होते हैं ये सारे हमारे अपर जॉ के हैं, इनका डबल कर दोगे तो लोअर जॉ में। आई होप आपको टीथ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद चलते हैं टंग। टंग क्या करती है? बेसिकली हमारे फूड को मिक्स करने का काम करती है। जो हम खाना खाते हैं उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में बदलती है, प्लस में खाने को उलटने पलटने का काम करते हैं। हमारे माउथ में एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। वो कौन सी ग्लैंड होती है? वो ग्लैंड होती है आपकी सलाइवरी ग्लैंड। क्या करती है सलाइवरी ग्लैंड?
सलाइवरी ग्लैंड बेसिकली सलाइवा प्रोड्यूस करती है और ये सलाइवा हमारे फूड को स्लिपरी बनाता है, चिकना बनाता है, ताकि हम फूड को इजीली स्लाउ कर सकें, निगल सके। अब इसके बाद माउथ का सारा प्रोसेस आपको क्लियर हो गया। इसके बाद अच्छा हमारे जो सलाइवा होता है, लार होता है, इसमें एक अमाइलेज एंजाइम होता है जो कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी फूड पाइप। जैसे मैंने आपको बताया था ना, विंड पाइप को हम ट्रैकल ट्यूब कहते हैं, वैसे ही हम फूड पाइप को क्या कहते हैं, ईसोफेगस कहते हैं। इसकी स्पेलिंग ओ से स्टार्ट होती है, इसका नाम क्या है, ईसोफेगस। अब ईसोफेगस एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये एक मसल्स का बना होता है, इसमें कोई बोन नहीं होती, तभी तो आप जब जल्दी में होते हैं, बहुत सारे टुकड़े जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, चल देते हैं, सारा खाना आपके गले से उतर जाता है। पर वहीं अगर मैं बात करूँ, जब आप बिल्कुल फ्री होते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं होती, आप आराम से खाना खाते हैं, आराम से वो खाना ईजिली आपका सलाउड होता है। तो इसका मतलब ये जो ऐसे फैलता और सिकुड़ता रहता है, और ये जो मूवमेंट होती है ना हमारे फूड पाइप की, ईसोफेगस की जो मूवमेंट होते हैं, इसे कहते हैं पैरास्टलिक मूवमेंट। इसके बाद जो हमारा खाना है वो कहाँ जाता है, स्टमच में जाता है। स्टमच के अंदर जब तक हमारा खाना मुंह में होता है और फूड पाइप के थ्रू सराउंड हो रहा होता है नीचे, तब तक हमारे स्टमच में जो वॉल होती है ना, स्टमच की वॉल, वहाँ पर 3 सब्सटेंस रिलीज हमारे स्टमच में होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या चीज़ों को प्रोड्यूस करती है, एक तो है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक है म्यूकस एंजाइम और एक है पेप्सिन एंजाइम। अब इनका फंक्शन क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे खाने को एसिडिक बनाता है, खाने को डाइजेस्ट करता है, प्लस में जो बैक्टीरियाज हम खाने के साथ खा लेते हैं ना, जर्म्स खा लेते हैं, उनको किल करने का काम करता है, ठीक है। और इसका काम क्या है, खाने को एसिडिक बनाना, खाने को डाइजेस्ट करना। अब दूसरी चीज़ म्यूकस एंजाइम का क्या फंक्शन होगा। अब मैंने बताया हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक मतलब एसिड है, बहुत ख़तरनाक है, इससे हमारे स्टमच को हार्म हो सकता है। तो हमारे स्टमच की वॉल को उस एसिड से प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस एंजाइम रिलीज़ होता है, जो कि हमारे स्टमच के वॉल को प्रोटेक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। इसके बाद आता है पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन। तो पेप्सिन एंजाइम बेसिकली क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसके बाद स्टमच से जस्ट निकल के हमारा खाना कहाँ आता है, खाना कहीं नहीं जाता, खाना जस्ट नीचे। और जो हमारा लीवर है, लीवर याद रखना हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है लीवर, और जो लीवर है वो मैन्युफैक्चर करता है बाइल जूस, यानी क्या बनाता है, बाइल जूस को बनाता है। और ये जो बाइल जूस है, बाइल जूस यहाँ पर बेसिकली स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। जब भी ब्लैडर वर्ड सुनने में आएगा, इसका मतलब वहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें स्टोर हो रही होती है। ऐसे ही आता है यूरिनरी ब्लैडर, जो हम पढ़ेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम में, जहाँ पर यूरिन स्टोर होता है। पर यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर बेसिकली बाइल जूस को स्टोर करता है, जब ज़रूरत होती है उसके हिसाब से, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको रिलीज़ करता है। यानी कि बाइल जूस फिर हमारे खाने में मिक्स होता है। देन पैनक्रियाज बनाती हैं पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाज लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जस्ट स्टमच के नीचे सिचुएटेड होता है, रिलीज़ करता है पैनक्रियाटिक जूस। और जब ये दोनों चीज़ें हमारे खाने में मिक्स होता है, खाना हो जाता है न्यूट्रल। क्यों, क्योंकि जो एसिड हमारे खाने में मिक्स हुआ था, खाने को डाइजेस्ट करा, उसके बाद बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस दोनों ही कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, जो खाने को न्यूट्रल कर देते हैं। उसके बाद खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन नाम के लिए होती है स्मॉल, बट ये एक्चुअल में होती है लार्ज। इसकी लेंथ होती है 7.6 मीटर, ठीक है। इसके अंदर खाना घूमता है, मतलब मूव करता है, और इसके अंदर होती है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, और इन्हीं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं विली। अगर आपसे पूछे विली क्या होता है, विली फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो मेनली खाने में से प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, अच्छी चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं, उनका असिमुलेट करते हैं और बाकी अदर पार्ट तक भेज देते हैं। उसके बाद जो अनडाइजेस्ट फूड होता है हमारा, वो कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन नाम के लिए लार्ज है पर है स्मॉल। इसकी लेंथ होती है 1.5 मीटर की, और इसकी जो लेंथ है 1.5 मीटर, ये बेसिकली क्या करता है, ये खाने में से जो भी लिक्विड फॉर्म में प्रोटीन्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करता है ना, और प्लस में जो अनडाइजेस्ट फूड होता है उसको एनएस के थ्रू बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। क्लियर, तो ये चीज़ें आपको क्लियर कर लेनी है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको रेस्पिरेशन में बताना भूल गई कि जो लंग्स होते हैं उसके जस्ट नीचे आपका डायाफ्राम भी होता है। डायाफ्राम बेसिकली आपके ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करता है। जब आप बहुत ज़्यादा भागते हैं
तो भागते टाइम पे एकदम से आपकी सांस बहुत जल्दी जल्दी आप लेते हैं, तो कुछ टाइम बाद आप देखते हैं वो नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि जो डायफ्राम है वो ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करता है कि कब जल्दी जल्दी आपने सांस ली, उसको रेस्पिरेशन को कंप्लीट करता है। तो ये वहाँ पर कंप्लीट कर लेना। तो ये बेसिकली डाइजेशन के अंदर यही है। इसके बाद आ जाओ फोटोसिंथेसिस की तरफ। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस एक केमिकल प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन है जो कि प्लांट्स में देखने को मिलती है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वहाँ पर ये हेल्पफुल है, क्योंकि जो हमारे ऑटोट्रोप्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, एयर और वाटर, है ना। एयर में कार्बन डाइऑक्साइड इनको चाहिए होता है, तो ये सभी चीज़ के प्रेजेंस में खाना बनाते हैं। और किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। और इसके अंदर ये रिएक्शन होती है जो कि आप देख पा रहे हैं, रिएक्शन इस टाइप की रिएक्शन होती है, ठीक है। प्लांट की लीफ में होता है क्लोरोप्लास्ट। प्लांट की लीफ में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट को किचन हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहीं पर ही प्लांट अपना खाना बनाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में ही खाना बनता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? किचन हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। देन हमारे जो लीफ होते हैं ना, हमारे नहीं सॉरी, प्लांट की लीफ होती है। प्लांट की लीफ पर एक छोटे छोटे टिनी पोर्स होते हैं, और उन्हीं टिनी पोर्स को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा पोर्स कहते हैं। और ये जो स्टोमेटा पोर्स होते हैं बेसिकली क्या होते हैं? जो स्टोमेटा पोर्स, टिनी पोर्स होते हैं विच प्रेजेंट ऑन लीफ, जो कि गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। स्टोमेटा पोर्स के पास होती हैं क्या होती हैं? गार्ड सेल होती हैं। जो गार्ड सेल क्या करती हैं? स्टोमेटा पोर्स को ओपन और क्लोज करने में हेल्प करती है। जब ये क्लोज होती हैं तो ये श्रिंक हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। इसका मतलब कोई भी गैस ना तो बाहर जाएगी ना तो अंदर जाएगी। अब अंदर कौन सी जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। बाहर कौन सी जाएगी? ऑक्सीजन आएगी। पर जब ये ओपन होते हैं तो ये स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं। उस टाइम पे इसमें से गैसेस बाहर आती है और बाकी चीज़ें अंदर जा सकती हैं। सेम इस टाइम पे वाटर भी इधर उधर इसमें मूव आउट और मूव इन कर सकता है। और यही इसका ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस मैं आपको बता दूंगी, बट फिलहाल आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना था, जिसके अंदर स्टोमेटा और क्लोरोप्लास्ट और ये सभी चीज़ें आती हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देन इसके बाद आओ अमीबा। अमीबा चलो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इसके बाद और क्या कॉन्सेप्ट आपका रह गया है? हाँ, इसके बाद आपका किडनी वाला पोर्शन रह गया एक, मैं आपको वो बता देती हूँ, और ट्रांसपिरेशन वाला पोर्शन मैं आपको बता दूंगी अभी। यस, चलो वो सबसे पहले मैं आपको ना ये बता देती हूँ कि हाँ, ब्लड क्या होता है बेसिकली। तो ब्लड क्या होता है? ब्लड एक लिक्विड सब्सटेंस होता है। सबसे पहले याद रखो, हमारे बॉडी में मतलब जो ब्लड है उसमें 60% होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा एज अ फ्लूइड लाइक चीज़ होती है, फ्लूइड जैसा होता है, लिक्विड होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है। और उसके अंदर 40% वो सारी चीज़ें मिली होती हैं। क्या? एक तो आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसल्स, देन होता है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कार्पसल्स, देन होता है प्लेटलेट्स। ये तीन चीज़ें इसके अंदर मिक्स रहती हैं, ठीक है। किसके अंदर? ब्लड सेल्स के अंदर। देखो 40% होते हैं ब्लड सेल। ब्लड सेल में कौन कौन आते हैं? रेड ब्लड सेल्स यानी रेड ब्लड कार्पसल्स, वाइट ब्लड कार्पसल्स और प्लेटलेट्स। और प्लाज्मा क्या होता है? ये होता है 60%, जिसके अंदर होता है प्रोटीन, हार्मोन, ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड और मिनरल सॉल्ट। ये सभी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। अब ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो रेड कलर की होती हैं, ठीक है। इनके अंदर आयरन ज़्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से तो ब्लड रेड दिखता है ना। और एक चीज़ याद रखो, ब्लड की कमी से मतलब ब्लड में आयरन की कमी से डिसीज़ हो जाती है, इसे हम कहते हैं एनीमिया, है ना। एनीमिया डिसीज़ हो जाती है यहाँ पर। और याद रखो वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं? एज अ प्रोटेक्टिव सेल होती हैं, जो हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, है ना। ये केमिकल सब्सटेंस है जो कि एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, केमिकल सब्सटेंस। मतलब वाइट ब्लड सेल्स एक एंटीबॉडीज़ या केमिकल सब्सटेंस हमारी बॉडी में बनाती हैं, जो कि हमें डिसीज़ से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। प्लेटलेट्स क्या होती है? मेनली जो हमारे बॉडी में, जैसे मान लीजिए हमें एक चोट लग गई, उसके अंदर जो वायरस बैक्टीरियाज एंटर हुए उसको किल करने में कौन हेल्प कर रहे हैं? वाइट ब्लड सेल्स। पर उससे रिकवर करने में हेल्प करेंगे प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। और जो आरबीसीज होती हैं इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता, पर वाइट ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है।
इसमें न्यूक्लियस होता है। इसका मतलब अगर आपसे कोई बोले कि अगर किसी को आप अपना आरबीसी दे दें और उसको बोलें कि मेरा डीएनए बता दो, तो क्या बताएगा? नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि रेड ब्लड सेल्स में तो होता ही नहीं है ना न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नहीं होगा तो जेनेटिक मटेरियल भी नहीं होगा, इसका मतलब वहाँ से डीएनए नहीं पता लग सकता। पर वाइट ब्लड सेल्स के थ्रू डीएनए पता लग सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। जो ब्लड है मेनली हार्मोन्स को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प करता है। ब्लड की हेल्प से बहुत सारे प्रोटीन मिनरल्स आपकी बॉडी में अलग अलग जगह पर पहुंच पाते हैं। ब्लड की हेल्प से क्या होता है, जो आपकी बॉडी है उसमें ऑक्सीजन की जहाँ भी ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से रिमूव होता है। ये सारी चीज़ें ब्लड की हेल्प से होती है। मतलब ब्लड हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन अगर मैं आपको बात करूँ रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन कितने दिन का होता है, यानी रेड ब्लड सेल्स ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स का जो लाइफ स्पैन का टाइम है वो 120 डेज है, यानी 120 दिन तक ये जिंदा रह सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ये बनते कहाँ पर हैं, ये बनते हैं आपके स्प्लीन में। स्प्लीन एक जगह है हमारे स्टमच के पास होता है, लीवर के पास, तो इसे कहते हैं स्प्लीन में सॉरी यहाँ पर इसको करेक्ट करो। जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो बोन मैरो में बनते हैं। आरबीसी कहाँ बनती है? बोन मैरो को हिंदी में कहते हैं अस्थियों की मज्जा। जो बोन होती है ना उसके बिल्कुल अंदर एक रेड कलर का सब्सटेंस सा होता है, वहीं से ही उसे कहते हैं बोन मैरो, और जहाँ पर आरबीसी बनते हैं। और इनकी डेथ होती है स्प्लीन में, जो मैंने अभी बताया था लीवर के पास होता है ये स्प्लीन, ठीक है। और इनका लाइफ स्पैन है 120 डेज का। और जहाँ पर इनकी डेथ होती है ना आरबीसी की, वहीं पर ही डब्ल्यूबीसी बनना शुरू करते हैं। मतलब डब्ल्यूबीसी कहाँ बनते हैं? स्प्लीन में। डेथ कहाँ होती है इनके? जब इनकी डेथ हो जाती है, आपको पता है इनकी बॉडी में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस होगा तो इनके पास गोल्गी बॉडीज होंगे, लाइजोसोम्स होंगे। लाइजोसोम को सुसाइड बैग कहते हैं, जो कि मेनली जो डेथ सब्सटेंस होते हैं, डेड चीज़ें होती हैं, उनको अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं और वहीं पर ख़त्म कर देते हैं, उसे हम कहते हैं लाइजोसोम। तो डब्ल्यूबीसी को इसकी डेथ के लिए कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, इनके अंदर न्यूक्लियस होते हैं जहाँ पर ये इजीली डाइजेस्ट हो सकते हैं। देन ये हमारा कंप्लीट हुआ ब्लड वाला पोर्शन। अच्छा, डब्ल्यूबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो अराउंड 3 से 4 दिन का लगभग होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। इसका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है और ये इनकी क्वांटिटी भी बहुत कम होती है हमारी ब्लड में। जो आरबीसीज होती है उनकी संख्या मिलियंस में, लाखों में होती है, पर वाइट ब्लड सेल्स के हज़ारों में होती है, ठीक है। और चलिए एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। एक और कॉन्सेप्ट है आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये, और देख लो। इसके बाद जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे आपके इस चैप्टर के वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। यस, देखो आपका जो बेसिकली एक्सक्रेटरी सिस्टम वो होता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम वो होते हैं जो आपकी बॉडी से वेस्ट चीज़ों को रिमूव करते हैं। अब आपको पता है आपकी बॉडी में स्किन भी एक वेस्ट रिमूवल एक ऑर्गन है, क्योंकि स्किन के थ्रू स्वेट बॉडी से रिमूव होता है, यानी एक एक्सक्रेटरी ऑर्गन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सिस्टम क्या होता है? जो नंबर ऑफ ऑर्गन मिलके बनाते हैं उसे हम सिस्टम कहते हैं, क्लियर है। देन आपका जो लंग्स है वो भी एक एक्सक्रेटरी ऑर्गन है। कैसे? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका बॉडी का वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करता है। अगर मैं आपसे बात करूँ किडनी भी एक वेस्ट सब्सटेंस को बॉडी से रिमूव करती है, एक एक्सक्रेटरी ऑर्गन है जो कि यूरिन को बॉडी से रिमूव करती है, ठीक है। लीवर भी एक आपका हो सकता है क्योंकि वो यूरिया को बॉडी से रिमूव करता है, अनडाइजेस्ट फूड को, और ये भी एक क्या है? एक्सक्रेटरी ऑर्गन है। बट हमें बेसिकली पढ़ना है मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन के बारे में, जो कौन है? किडनी, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखो। जो किडनी है आपकी, किडनी मेनली क्या कर, किडनी के अंदर होते हैं नंबर ऑफ नेफ्रॉन। हर एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन क्या होते हैं? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किडनी की, जहाँ पर आपका ब्लड फिल्टर होता है, ठीक है। और उसके बाद ब्लड फिल्टर होकर इस यूरेटर के थ्रू नीचे आता है। यूरेटर के थ्रू क्या होता है? मतलब जो वेस्ट मटेरियल है वो नीचे आता है। उसके बाद ये कहाँ स्टोर होता है? यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है, और यूरिनरी ब्लैडर में कुछ टाइम ये स्टोर रहता है और उसके बाद बॉडी से यूरेथ्रा के थ्रू रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हुआ आपका किसका? किडनी का, है ना। इसके बाद किडनी बीन्स लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, इसीलिए आपने राजमा को सुना होगा, किडनी बीन्स कहते हैं क्योंकि उसी टाइप का ही दिखने में होता है आपका। और ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आपका एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर मेनली नेफ्रॉन के अंदर एक होता है आपका ग्लैमरस फिल्टर, आर्टरीज, वेन्स।
ग्लैमरस फिल्टर क्या होता है मेनली, ये एज अ फिल्टर टाइप से होता है जो कि ब्लड इसके अंदर आता है और फिल्ट्रेट जो होता है, फिल्टर होके चीज़ें कहाँ नीचे चली जाती हैं इस कप में। इस कप को कहते हैं बॉमन कप या बॉमन कैप्सूल। बॉमन्स नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर करा था, इसी वजह से इसका नाम है बॉमन्स कप, ठीक है। उसके बाद जो फिल्ट्रेट है वो पास होता है इस ट्यूब के थ्रू। जो ये ट्यूब है इसमें पीसीटी और डीसीटी होते हैं। पीसीटी क्या होता है, प्रॉक्सिमल डिस्टल ट्यूबोल, और डीसीटी क्या होता है, डिस्टिलेशन कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबोल, ठीक है। तो पीसीटी है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबोल और डीसीटी है क्या यहाँ पर, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबोल, ठीक है। ये चीज़ें हैं। उसके बाद आता है लूप ऑफ हैनल। लूप ऑफ हैनल बेसिकली क्या होता है, लूप ऑफ हैनल मेनली लिक्विड को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। आपने देखा होगा जो कैमल वगैरह होते हैं वो उनके बॉडी में जो लिक्विड है यानी वाटर है बहुत टाइम तक स्टोर रह पाता है, उनको जल्दी से पानी की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो अपनी बॉडी में स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में जो लूप ऑफ हैनल होता है उसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, इसी वजह से उनकी बॉडी में जो वाटर है वो स्टोर होकर रह लेता है। बट हमारी बॉडी में लूप ऑफ हैनल नॉर्मल साइज़ का होता है, इसी वजह से हमें जल्दी जल्दी पानी की ज़रूरत पड़ती रहती है। देन उसके बाद जो बिल्कुल वेस्ट मटेरियल होता है वो जाके कलेक्ट हो जाता है कहाँ पर, कलेक्टिंग डक्ट में। देन उसके बाद ये यूरिनरी ब्लैडर यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आता है। देन उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से यूरिन रिमूव हो जाता है। तो ये इसका सारा प्रोसेस हुआ और मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई और टॉपिक है जो आपको लग रहा हो कि बताने लायक है। हाँ, एक मैं लैम्प और ब्लड में डिफरेंस और आपको बता देती हूँ। लैम्प एक कलरलेस सब्सटेंस होते हैं और ब्लड एक रेड कलर का सब्सटेंस होता है। अब ये कलरलेस है तो इसमें आरबीसी नहीं होती, डब्ल्यूबीसी ज़्यादा अमाउंट में होती हैं, पर ब्लड में आरबीसी भी होता है, डब्ल्यूबीसी भी होता है। और लैम्प के अंदर क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन जो है कम होता है, क्योंकि इसमें जो आरबीसी हैं वो कम होता है, जिसकी वजह से इसमें ऑक्सीजन भी कम होता है, पर ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। और इसमें यही सारी चीज़ में आरबीसी एब्सेंट है, उसमें प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें। इसमें लिम्फोसाइट्स ज़्यादा अमाउंट में होते हैं और इसमें लिम्फोसाइट्स जो क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं मेनली, ये भी आपके ब्लड का ही एक कंपोनेंट है बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपको नहीं आ रहा है, नहीं समझ आ रहा, तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़, आप सभी वीडियो तो देखते हैं पर ना तो वीडियो को लाइक करते हैं, ना ही शेयर करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। अगर आप उन चीज़ों को देख रहे हैं बार बार, देखो मैं ये नहीं कहती कि अगर आप वो चीज़ें सिर्फ एक बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, नहीं। अगर आप बार बार आपके लिए हेल्पफुल है तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, मेरे को एक मोटिवेशन मिलता है आगे के लिए और वीडियोज़ आपके लिए बनाने के लिए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जो भी है। बाकी ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी क्लिक कर सकते हैं ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।